आज माटी इंडिया फार्म्स में एक नई शुरुआत हो रही है, वो है वर्मी कंपोस्ट। की लेवलिंग कर रहे हैं या ज़मीन की सतह को प्लेन कर रहे हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि जब हम लैंड लेवल कर देते हैं तो हमारी खाद इवनली बनती है। कहीं पे पानी ज़्यादा, कहीं पे कम नहीं, इवन वाटरिंग होती है, जिससे खाद एकदम यूनिफॉर्म हमारी तैयार होती है। हमारी गायें दूध के मामले में, गौमूत्र के मामले में, गोबर के मामले में बेहतर है उनका। जी बिल्कुल तो बेहतर है। ये खाद बनाने में उसका आउटपुट भी वैसे जी सर, हम जितना अच्छा खाएंगे अच्छा उतनी अच्छी हमारी सेहत होगी, तो जितना अच्छा हम केचुए को खिलाएंगे तो उतना अच्छा हमें वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। तो अब हम अपना पहला तसला डालेंगे और ये डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई पत्थर प्लास्टिक का कण ना हो, और ये हम बीच में डालेंगे सारे तसले। आप जब लाएं तो इन तसलों को बीच में डालें। उसका कारण ये है कि एक यूनिफॉर्म शेप आती है। अगर हम अलग अलग जगह तसले डाल देंगे तो हमारी मेहनत बढ़ जाएगी और इस बेड का आकार सही तरीके से जो हमें चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम सारे तसले बीच में डालेंगे। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट बनने जा रही है, इसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है हमारी देसी गीर गायों का गोबर, और ये हम गोबर पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा करते आ रहे हैं और इसमें हमें पानी लगा दिया है। तो आप अगर इसका तापमान देखें, मैं हाथ डाल सकता हूँ इसमें और ये बिल्कुल ठंडा है। खेती भी एक विज्ञान है। हमारी पुरानी पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज पोजेस करती थी, बहुत बड़े नॉलेज बैंक्स थे उनके, तो इसी वजह से हम शायद इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं। सबसे पुराना व्यवसाय खेती है इस धरती पे मनुष्य के लिए। केचुए के दांत नहीं होते, उसका खाना मुलायम होना चाहिए। दूसरा, इसमें टैनिन और लिग्निन नाम के पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी हरी घास होती है, तो केचुए को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बेड की हाइट हमें लालच में आके बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी। कई बार किसान सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा गोबर डालूंगा तो मुझे ज़्यादा खाद मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। हमारा मानना ये है कि आप कोई भी प्रकार की खेती करें, वो बिना जीव जंतु और पशुओं के बिना संभव नहीं है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कुछ पीढ़ियाँ ये भूल चुकी हैं और आज जो हम खेती करते हैं, जितने हमारे प्रदेश हो गए देश के, सब में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। रोल प्ले किया है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो अगर किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो वो है केचुआ, जिसकी वजह से आज हम सब अपने लिए भोजन उगा पाते हैं। इस प्रजाति का केचुआ हर 24 घंटे में लगभग अपने बॉडी वेट से दुगना जैविक पदार्थ खा के उसकी खाद बना सकता है। आइसिनिया फटीडा ये वैरायटी है जिसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में यहाँ पर किया जा रहा है माटी इंडिया फार्म्स में। ये देखिए, ये एडल्ट अर्थवर्म्स हैं, को अभी हम बेड्स पे डालेंगे। अच्छा। और फिर हम इसको ढक के इसमें पानी लगाएंगे, फिर वर्म्स हमारे नीचे उतर जाएंगे। ये कार्य धूप में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखिए, अब मैं इसको बेड्स पे डालूंगा तो एकदम नीचे चले जाएंगे। जी, हम टेस्ट कर लेंगे जी। अगर केचुआ नीचे उतर गया मतलब हमारा गोबर ठीक है। एक पूरा बाकी चले गए, एक ये भी लगभग चला जाएगा, ये भी चला गया। यहाँ तक कि हम अपने केचुओं को अच्छे भोजन के साथ साथ खाना देते हैं। अच्छे खाने के साथ साथ हमने संगीत भी सुना के देखा है। कभी पार्टी भी कर देते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ ना, हमने संगीत भी सुना के देखा है। हम एक स्पीकर लाए थे जब हमने काम शुरू किया था, हमने स्टडीज पढ़ी थी, और रोहित जी जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो मैंने भी कभी नहीं देखे। जय गौ माता। बहुत दिनों बाद माटी इंडिया फार्म्स का एक वीडियो आपके सामने आ रहा है, और आज माटी इंडिया फार्म्स में एक नई शुरुआत हो रही है, वो है वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट का जो मिशन है, इसे पूरा करने में माटी इंडिया की मदद कर रहे हैं यश दयाल शर्मा, और ये फर्टाइल विकास एक वर्मी कंपोस्ट का एक प्रोजेक्ट चलाते हैं और पूरे देश में ये किसानों को जागरूक करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और वर्मी कंपोस्ट को लेकर। तो यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रोहित जी। तो आज माटी इंडिया के साथ मिलकर हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा। तो
कैसे कैसे आज होगा और कब बेड बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और एक नई शुरुआत जैसे कि आपने कहा वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर हम आज करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप कोई भी प्रकार की खेती करें वो बिना जीव जंतु और पशुओं के बिना संभव नहीं है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कुछ पीढ़ियाँ ये भूल चुकी हैं और आज जो हम खेती करते हैं, जितने हमारे प्रदेश हो गए देश के, सब में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। उससे हमारी धरती पे दुष्प्रभाव है, जीव जंतु और पशुओं की जनसंख्या कम हो गई है और साथ ही साथ पशुओं में और इंसानों में बीमारी बहुत बढ़ गई है और साथ ही साथ हमारे फसल में भी बहुत बीमारियां बढ़ गई हैं। तो इस सब से हम सरकारें और सब बहुत परेशान हैं। तो हमारी सरकार का भी प्रयास है कि जैविक खेती को बढ़ाया दिया जाए और मैं खुद एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ जैविक और प्राकृतिक खेती में। भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र, ये गाज़ियाबाद में स्थित है। तो वहाँ पे भी हमने वर्मी कंपोस्ट का सेटअप लगाया और वहाँ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जितने भी हमें पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, हमारी कोशिश यही है, प्रयास निरंतर यही है कि केचुए को हम समझें, इसकी भूमिका खेती में क्या है। आपने चार्ल्स डार्विन नाम के एक बहुत फेमस, पढ़ा है मैंने, मैं क्योंकि विज्ञान का छात्र रहा हूँ जी, तो बहुत अच्छी बात है रोहित जी। डार्विन, लेमार्क सबको पढ़ा है मैंने। जी जी जी। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी जीवन के 40 साल समर्पित किए केचुए के बारे में जानने में, उसके बारे में स्टडीज़ करने में और उसका क्या रोल है। तो उस 40 साल की स्टडी के बाद उनके मृत्यु से पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी किताब लिखी थी उसमें उन्होंने कहा कि केचुए ने सबसे मेन रोल प्ले किया है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो अगर किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो वो है केचुआ, जिसकी वजह से आज हम सब अपने लिए भोजन उगा पाते हैं। और साथ ही साथ एरिस्टोटल या अरस्तु, वो भी एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, उन्होंने केचुए को धरती की अंतड़ियाँ या इंटेस्टाइन्स ऑफ द अर्थ उन्होंने कहलाया। और आज जब हम बात करें, मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले 5 दिनों से लगभग 8 से 10 गांव अलग अलग था हिमाचल प्रदेश में और हमने किसानों से खूब चर्चा करी। लगभग 100 अलग अलग जगहों पे हमने किसानों से चर्चा करी। तो ये जाना कि उन किसानों के खेत में उन्हें केचुआ नहीं मिलता, और जबकि फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड या किसान का सबसे अच्छा मित्र जो कि केचुआ होता है, अगर आप उसे खेती से हटा लें तो खेती करना एक टाइम के बाद मुमकिन नहीं होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एक संस्था है, वो यह कहती है कि हमारे पास 50 साल से ज़्यादा का समय नहीं बचा, उसके बाद हम खेती नहीं कर पाएंगे। उसका कारण हमारी मिट्टी, जिसको धरती माँ भी कहा जाता है, हम इसे एक जीवित चीज़ अब नहीं समझते। इसमें बस हम रसायन डालते हैं जिससे हमारे खेतों में केचुए ख़त्म हो गए। तो ये जो आज यश बता रहे हैं, ये बहुत डिटेल में हम एक पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं। पॉडकास्ट में आप वर्मी कंपोस्ट की बहुत डिटेलिंग जानेंगे। ये आने वाला एपिसोड होगा। आज हम क्या कर रहे हैं माटी इंडिया में, ये इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको डेमो के रूप में। क्योंकि माटी इंडिया का मानना है कि गाय अगर जो लोग रखते हैं वो सिर्फ दूध या घी या उसके बाकी उत्पादों से नहीं होगा। गोबर, गौमूत्र पर अगर आप काम नहीं करेंगे, उस पर उससे आगे उत्पाद नहीं बनाएंगे, तो आप सस्टेनेबल भी नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक बहुत दूर की बात है, फिर आप सस्टेनेबल भी नहीं हो सकते। तो वो सस्टेनेबल होने के लिए हम ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए आज हम एक पूरा प्रोसेस आपको दिखाने के लिए आए। तो यश, आज हम इन विषय पर ज़्यादा करते हैं। जी, बिल्कुल, अब हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहला फेज़ क्या हुआ हमारा और कितने बेड बनेंगे, कितना गोबर इस्तेमाल होगा, कितना वर्म इस्तेमाल होगा, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जी, तो आज हम बिल्कुल स्क्रैच से इस वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है साइट सिलेक्शन, या जिस ज़मीन पे हम वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करना चाहते हैं उसका सही चयन हम कैसे करें। उसके लिए हमें कुछ मेजर चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। पहली बात, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जिस खेत में हम काम करना चाहते हैं वहाँ पे हमारा गोबर आसानी से आ जाए, जैसा अभी हमारा पहुँच चुका है। जी, जैसे हमारा पहुँच चुका है। दूसरा, अगर हमें कमर्शियली इस प्रोजेक्ट को करना है, हमारा यहाँ उद्देश्य रोहित जी शायद ये है कि हम इस फार्म को सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें, और जो थोड़ा बहुत बचे वो अपने दोस्तों, मित्रों, लोगों को वर्मी कंपोस्ट पहुंचा सकें। बिल्कुल सर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छा पीस ऑफ लैंड जहाँ कनेक्टिविटी है, अगर हम कमर्शियली भी करें तो गोबर आना और ले जाना, खाद को भी आप ले जाते हैं तो आप वहाँ से लोड कर सकें, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़,
पानी की अवेलेबिलिटी। वर्मी कंपोस्टिंग में पानी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि केचुआ अपनी बॉडी का 60% वाटर है, 60% केचुए की बॉडी पानी से बनी होती है। तो पानी का इसमें मेन रोल है। जहाँ पे पानी की दिक्कत हो या पानी का कनेक्शन, जैसे हमें दिख रहा है कि वहाँ हमारा पानी का कनेक्शन, हमारा सोलर प्लांट यहाँ पर लगा है, उसके थ्रू पूरा पानी हमने की व्यवस्था की हुई है, और वही पानी अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गोबर में भी हमने उसका मीथेन उड़ाने के लिए हमने उसका वाटर डाला है लगातार। जी जी। तीसरी चीज़ जो हम अभी कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लैंड की लेवलिंग कर रहे हैं या ज़मीन की सतह को प्लेन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब हम लैंड लेवल कर देते हैं तो हमारी खाद इवनली बनती है। कहीं पे पानी ज़्यादा, कहीं पे कम नहीं, इवन वाटरिंग होती है, जिससे खाद एकदम यूनिफॉर्म हमारी तैयार होती है। सही बात है जी। तो ये फेज हो जाएगा। बराबर करने के बाद इसके बाद क्या होगा रोहित जी? इसके बाद हमें साइट के मेजरमेंट्स लेने हैं। जैसे कि हम अभी इन स्टेप से आपके लैंड को मेजर करके एक क्विक साइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। बहुत डिटेल्ड होगा वो, कि हमें कितने फीट के बेड्स बनाने हैं और कितना हमें स्पेस छोड़ना है और कितने हम बेड्स यहाँ पे एनविजन करते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि केचुआ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसका सही तरीके से ध्यान रखते हैं, मैं स्ट्रेस करूँगा सही तरीके से ध्यान रखने पे, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अपने आप वो बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसको, किसी भी पशु के साथ आप काम करें तो उसको समझना, वो क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप किसी भी प्रकार की खेती करवाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। इसीलिए ये जो सुपरविजन है ना, और ये जो गाइडेंस है, इसीलिए मैंने फर्टाइल बीघा से हमारा एक कनेक्शन बन चुका है। तो इसीलिए यश इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं कि कैसे इसको करना है और कैसे इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेक फार्मर करता है, जो कमी कहीं पर आती है, तो वो ये छोटी छोटी बातें हैं कि वो कैसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, सही कंपोस्ट नहीं बना पाता, तो इस चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे गाइडेंस की, ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है सोसाइटी को, जो नॉलेजेबल हैं। जी थैंक यू सो मच रोहित जी। तो बस अब हमारा लैंड प्लेन हो रहा है, साथ में हम साइट की डायमेंशंस ले लेते हैं, जिससे हमें पता हो कि एग्जैक्टली कितने बेड्स और कैसे हमें काम की शुरुआत करनी है। ठीक है। तो हम लैंड की मेजरमेंट्स ले रहे हैं। ये आपकी लैंड की विड्थ हो गई या चौड़ाई, जो कि है 30 फीट। ओके, लगभग 30 फीट इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई है। अब हम एक लेंथ भी ले लेंगे। कई बार हमारे लैंड के पीसेस रोहित जी कोई रेक्टेंगुलर होता है, कोई चौकोर होता है या स्क्वायर की शेप में होता है, कभी कभी खेत हमारा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसे वैसे ये भी है एक तरीके से झुका हुआ जी है। जी जी जी। तो इसलिए हमें लैंड मेजरमेंट्स लेके ऑप्टिमाइज करना होता है। हमेशा अक्सर किसान गलती करता है कि वो उसने एक पीस ऑफ लैंड अपने दिमाग में चुन लिया, बट उसकी प्लानिंग नहीं करी, बस बिना मेजरमेंट्स लिए या ऐसे ही बेड लगा दिए, तो उससे ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता। जो आपकी लेबर कॉस्ट आएगी, एफिशिएंसी होगी, पर एरिया आपका कितना प्रोडक्शन आएगा खाद का, तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह का उपयोग हो, कम से कम वेस्टेज हो, तो वो हम इस लैंड मेजरमेंट के माध्यम से अकम्प्लिश कर पाते हैं। ठीक है। नए हैबिटेट में आते हैं तो आप ये मान के चलिए 4 महीने के आसपास हमें लगते हैं। अच्छा, पहला वो निकाल, पहला बैच। अच्छा, क्योंकि आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला बैच आप 4 महीने का औसत मानिए। अच्छा। उसके बाद इट डिपेंड्स कि आपने कितना अच्छा वर्म्स का ध्यान रखा और वर्म्स की पॉपुलेशन कितनी अच्छी है। तो अगर हमारे वर्म्स की पॉपुलेशन हेल्दी है, जैसे कि हमारे ज़्यादातर फार्म्स पे 2 से ढाई महीने का एवरेज आ रहा है, जिसमें हमारा एक बैच बन के तैयार हो जाता है। अच्छा। इसमें मौसम के भी फैक्टर्स होते हैं। कई बार गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, पर हम अगर सही जानकारी रखें और तैयारी सही रखें तो एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 months इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें हम तो वो कितना टॉप से निकालना पड़ता है, ये मैटर करता होगा ना कि कितना, कैसे जी पता सर, लगता है ये लेयर्स में तैयार होता है। हाँ, तो वो लेयर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सर मैं अभी आपको वर्मी कंपोस्ट दिखाऊंगा, जो हम बेड से हार्वेस्ट करते हैं। हाँ। तो एक बार जब आप देखते हैं उसमें मॉइस्चर की मात्रा, हम मॉइस्चर मीटर भी यूज़ करते हैं, पर आप बिना इन इंस्ट्रूमेंट्स के भी आइडिया लगा सकते हैं। जब आपकी खाद बन के तैयार होगी, आपको दिखेगा कच्चे गोबर से और उस खाद में बुरबुरापन हो जाता है, उसमें से स्मेल नहीं आती किसी प्रकार की। दूसरा, केचुआ जब इस गोबर को या जो जैविक पदार्थ आप उसे दे रहे हैं, जब उसे खाता है तो वो ऊपर आके उसको एक्सक्रीट करके जाता है, वो अपना मल ऊपर छोड़ के जाता है, और फिर वो ऊपर रहता नहीं है, वो नीचे चला जाता है। तो जब आपको ऊपर केचुए दिखने बंद हो जाएं
आपको भुरभुरापन खाद का महसूस हो, उसमें से कोई स्मेल ना आए, तो आप ये मानिए कि आपकी वो लेयर तैयार हो गई है। और जब हमारी 2 इंच की लेयर तैयार हो जाती है, हम तब हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे लेयर्स में हमारा बेड हार्वेस्ट की लेयर तैयार होने में आप कह रहे हैं कि 4 महीने का, यानी फर्स्ट वाले में नहीं सर, 4 महीने में आपको बता रहा हूँ कि आपने पूरा बेड हार्वेस्ट करके दोबारा बनाने का। अच्छा, तो पहली जो लेयर निकालने में कितना टाइम लगता है? सर देखिए, वो 15 से 20 दिन में आपको फर्स्ट लेयर तैयार हो जाती है जी। अगर आपने जैसे हमारी साइकिल चलती आ रही है तो 10 से 15 दिन के बीच में आपका पहला हार्वेस्ट आ जाता है। ठीक, ओके। चलिए, हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये मोटे पत्थर या डले हैं, इसे हम हटा दें जहाँ पे हम बेड्स बनाने वाले हैं, और इस लेयर को स्मूथ कर दें ताकि ये गोबर के साथ मिक्स ना हो, या अगर हम कोई और मटेरियल भी बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको डैमेज ना हो और हमारी बेड की लेयर एकदम प्लेन सरफेस पे बन जाए। तो इसलिए हमें ये डले हटाने पड़ते हैं। ये अभी हम इस फट्टी से कर रहे हैं क्योंकि हम एक छोटे एरिया में बेड्स बना रहे हैं। अगर हम बहुत बड़े स्केल पे अगर इसको करेंगे तो हम खेती में एक जंद्रा नाम से एक लैंड लेवलिंग का प्रोसेस होता है, तो आप जंद्रा भी लगा सकते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी के फट्टे होते हैं बड़े बड़े, तो वो ट्रैक्टर के पीछे लगा के आप वो उससे भी प्लेन कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ज़मीन समतल होनी चाहिए। जैसे दंगल लड़ने के लिए अखाड़ा बनाया जाता है, अखाड़ा की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे इस वर्मी कंपोस्ट के लिए जो बेडिंग का निर्माण की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये पूरी ज़मीन उसी तरीके से समतल की जा रही है और लेबलिंग कर रहे हैं। आप देखिए, यश पूरे उनके सुपरविज़न में काम हो रहा है और माटी इंडिया के जितने भी लोग हैं, हीरा के सुपरविज़न में माटी इंडिया की तरफ से काम चल रहा है। तो पूरी टीम लगी हुई है और अब जब बेड बनेंगे तब आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि यहाँ पर बेड बन चुके हैं। और जब हम कुछ दिनों बाद आपको कंपोस्ट दिखाएंगे तब आपका दिल खुश होगा कि हाँ, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे सही तत्व, सबसे सही खाद। तो अच्छा, इसमें गोबर को लेकर कुछ वो है क्या कि गोबर इसी तरह की पर्टिकुलर गायों का या कुछ भी गोबर चलेगा? पर्टिकुलर एनिमल, जैसे गाय में भी कुछ गाय, स्पेसिफिक गाय, इंडिजिनस गाय, या इनका मतलब वैरायटी में कोई फ़र्क आता है, या हमारी देसी गाय, हरियाणवी गाय, साहिवाल गाय, रट्ठी गाय, गिर गाय? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ़ायदा होता है। जैसे कि देसी गाय के आप मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कोई भी दूसरे हम मानते हैं कि हम बेहतर, हमारी गायें दूध के मामले में, गौमूत्र के मामले में, गोबर के मामले में बेहतर है उनका। जी बिल्कुल तो बेहतर है। ये खाद बनाने में उसका आउटपुट भी वैसे जी सर, हम जितना अच्छा खाएंगे अच्छा उतनी अच्छी हमारी सेहत होगी, तो जितना अच्छा हम केचुए को खिलाएंगे तो उतना अच्छा हमें वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। तो जैसे कि देखा गया है स्टडीज़ में भी कि अगर आप भैंसों की तुलना करें गायों से, तो गायों का गोबर से जो आउटपुट मिलता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सॉइल के लिए कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भैंस के गोबर से खाद बनी है वो अच्छी नहीं है। आप देखिए, जहाँ कुछ भी नहीं डाल रहे वहाँ आप कोई सा भी मटेरियल डालेंगे, और फिर आप गायों में भी अगर देसी गाय वर्सेस जो आपकी HF है, तो जो हमारे यहाँ का नेटिव जितना अच्छा होगा देसी गाय में, जैसे बहुत सारे और भी गुण होते हैं सर, आप वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट कमर्शियली हमारे लिए कर पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि देसी गाय का उतना गोबर गौशालाएं ढूंढनी पड़ेंगी। जी। तो जो भी गोबर मिले, इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे गाय के अलावा भी अन्य पशु होते हैं, घोड़ा होता है, मुर्गी होती है, बकरी होती है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो हम उनके माध्यम से भी उनके वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। परंतु हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी खादें गाय की खाद के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अच्छा, तो उसमें कई सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसमें हीट ज़्यादा होती है तो उसमें गैस फॉर्मेशन तो नहीं होना,
और गोबर का जैसे घोड़े का जो वेस्ट होता है हॉर्स का, तो उसको भी हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। उसमें टिटनेस नाम का बैक्टीरिया होता है जो पता होगा, आपने सुना होगा। होता है। तो उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, पर बाकी सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। और केचुए को आप जितने प्रकार का ऑर्गेनिक वेस्ट खिलाएंगे उतना अच्छा है। जैसे कि मैं बताऊं, हम अपने यहाँ पराली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ गोबर पे नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम जितना न्यूट्रिशियस चीज़ केचुए को देंगे उतना अच्छा होगा। कई बार हम बेसन का घोल भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने केचुए को अच्छे भोजन के साथ साथ खाना देते हैं, अच्छे खाने के साथ साथ हमने संगीत भी सुना के देखा है। कभी पार्टी भी कर देते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ ना, हमने संगीत भी सुना के देखा है। हम एक स्पीकर लाए थे जब हमने काम शुरू किया था। हमने स्टडीज पढ़ी थी कि जैसे गाय को म्यूजिक सुनाने से वो बेहतर उनको अच्छा लगता है, उनको गाय को अच्छा लगता है तो वो बेटर दूध देती है, खुश रहती है। ऐसे ही हमने केचुए के साथ भी ट्राई किया। और रोहित जी, जो हमें रिजल्ट्स मिले थे वो मैंने भी कभी नहीं देखे, और इस इंडस्ट्री के काफ़ी लीडिंग लोग जो थे, मैंने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने भी आके बताया कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या केचुए की इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने भी नहीं देखी थी। अच्छा। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स कि आप जितना अच्छा रॉ मटेरियल या फूड या जितना अच्छा वातावरण किसी भी पशु को देंगे तो वो उतना वापस आपको रिटर्न करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग और नई बात यश ने बताई है। तो हम आने वाले दिनों में वो सब कोशिश करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ भी दोहरा सकें और आप लोगों को एक साक्षात, एक जो कहते हैं ना सबूत, प्रूफ, वो भी दिखा सकें। क्योंकि प्रूफ है, विज्ञान प्रूफ को मानता है और वही सब कुछ सत्य है। क्योंकि पुराने ज़माने में, वैदिकता में हमारा विज्ञान, हमारे धार्मिक और ज्ञान हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, आज विज्ञान का दूसरा रूप है और वो साइंस प्रूफ मांगता है कि दिखाइए, ऑन पेपर रिजल्ट दिखाइए। तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा और फार्मर्स को जोड़ेंगे। फार्मर्स को मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि हम एक बार एक इस फेज से गुजर जाएं, उसके बाद हम फार्मर्स को और जो भी कोई भी युवा इस वर्मी कंपोस्ट पर काम करना चाहता है, हम उन सब को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ज़रूर इनवाइट करेंगे और उनको हर बारीक चीज़ यश के माध्यम से आप सीखेंगे। जी रोहित जी, इसमें बहुत बारीकियां हैं इस काम में। जी मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और थोड़ा पढ़ लिख लिया था। तो किसी भी काम में अगर आप घुसते हैं तो अगर आप उसकी बारीकियां नहीं समझते, उसकी डेप्थ्स में नहीं जाते, और खेती भी एक विज्ञान है। हमारी पुरानी पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज पोजेस करती थी, बहुत बड़े नॉलेज बैंक्स थे उनके, तो इसी वजह से हम शायद इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं। सबसे पुराना व्यवसाय खेती है इस धरती पे मनुष्य के लिए। बट आई थिंक कुछ जनरेशन्स में वो जो नॉलेज बैंक था हमारा, वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली डिक्रीज़ हुआ है। तो उसी को वापस ले जाते हुए पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी, मैं गांव में अक्सर पुराने किसानों से मिलने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वो आपको ज्ञान का सागर होते हैं। जी, वो बहुत बड़े ज्ञान के सागर होते हैं। उनसे, और इंटरनेशनली भी रिसर्च पेपर्स, क्योंकि बाहर के कई देश ऐसे हैं, हमारा तो कृषि प्रधान देश है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम पे काम होता है, बट बाहर के देशों में एफिशिएंसी पे काम होता है। वो पर एकड़ लैंड या पर यूनिट लैंड से हमसे कहीं ज़्यादा उत्पाद लेते हैं, कई गुना ज़्यादा उत्पाद वो हमसे ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सॉइल पे काम करते हैं। रोहित जी, हाँ, वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं ब्राज़ील गया था अभी लास्ट अप्रैल मई में, तो वहाँ पर वो खेती उसी स्केल पे होती है जिस स्केल पे आप बात कर रहे हैं ना। क्योंकि एक तो वॉल्यूम ऑफ खेती का जो वॉल्यूम है ना, वो बहुत बड़ा है। जी 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 जी। तो उनके लिए वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है, तो उससे वो बहुत अच्छा आउटकम निकाल भी लेते हैं। और इसीलिए वहाँ विदेशों में क्या है, खासकर ब्राज़ील, अमेरिका, इन देशों में किसान एक प्रेस्टीज की बात है। जी, पैसा, किसान मतलब पैसा, किसान मतलब प्रेस्टीज। जी, और भारत में इसका उल्टा है। बिल्कुल सही बात है सर। आई थिंक हम उसी को बदलने का प्रयास में हम आज जुड़े हैं और एक नई शुरुआत की है। तो यश, हमको बेड
का जब हम निर्माण करते हैं जी, तो उसमें क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि किस लंबाई के, किस चौड़ाई के ही रखना है अच्छा रहता है आपके अनुभव के हिसाब से? जी रोहित जी, हमने कई प्रकार के बेड्स बना के एक्सपेरिमेंट करे हैं। इसमें हमने अलग अलग चौड़ाई के, अलग अलग गहराई के, मुख्य तौर पर इसमें 3 प्रकार के बेड्स बनते हैं। एक आपका अपर पिट होता है, या ज़मीन से ऊपरी सतह पर आप एक पिट बनाते हैं। पिट मतलब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कई लोग सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ईंट लगा के बनाते हैं, तो वो एक अपर पिट मेथड हो गया। एक मेथड होता है आपका लोअर पिट, जिसमें आप ज़मीन के नीचे गड्ढा करके उसमें आप जैविक पदार्थ या गोबर भर देते हैं। एक होता है आपका HDP, जिसमें आपने हरे रंग के बेड्स देखे होंगे जी, तो वो प्लास्टिक का बने होते हैं। और वो तीसरा हो गया। चौथा आपका ये विंडो मेथड कहलाता है, जो हम कर रहे हैं, जिसको जी जो हम कर रहे हैं। तो ये फ्लैट सतह पर होता है। अगर आप नेचुरल तरीके से भी बात करें कि केचुआ कहाँ रहना पसंद करता है, तो सुबह हम बात कर रहे थे कि केचुए के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थवर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। 3 प्रकार के केचुए होते हैं, एंडोजेइक, एपिजेइक और एनीसिक। तो एनीसिक अर्थवर्म्स वो होते हैं जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा गहरे जाते हैं और लंबी सुरंगें बनाते हैं, तो नीचे से जाके ऊपर आने का काम करते हैं। दूसरा हमने बात की एंडोजेइक केचुए। एंडोजेइक केचुए क्या करते हैं, बीच की सतह में रहते हैं, वो थोड़ा नीचे रहते हैं, थोड़ा ऊपर रहते हैं। आपने देखा होगा खेत में देसी केचुए मोटे वाले लंबे लंबे निकलते हैं, तो वो एनीसिक अर्थवर्म्स होते हैं। एपिजेइक और एंडोजेइक बीच वाले, बीच की सतह में रहने वाले, ये लगभग 4 से 6 इंच की डेप्थ में रहते हैं। और तीसरे प्रकार के हमारे एपिजेइक अर्थवर्म्स होते हैं, वो मिट्टी में ऊपरी सतह पे रहते हैं, या किसी भी खेत में या जंगल में ऊपरी सतह पे रह के ऊपरी सतह पे जो आपका प्लांट मटेरियल होता है, जंगल की गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनको खा के वो उनका भोजन होता है। तो इसमें हम एपिजेइक अर्थवर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसको सतह पर ही रखते हैं, जितना सतह के पास रखें उसमें फ़ायदा है। और इसमें हमारा सबसे कम खर्चा जाता है। वही मैं कहना चाह रहा था कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकल ज़्यादा होगा किसानों के लिए। तो कई बार सब्सिडी मिलती है कि आप अपर पिट मेथड बनाएंगे। अब अगर हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी लागत लगानी है, फिर हमें अगर सब्सिडी मिल रही है वर्सेस हम प्लेन लैंड पे से बनाएं, हमें कितनी कम मेहनत लगी, कितना कम समय लगा, और कितना कम हमारी जेब से इसमें इन्वेस्टमेंट गया। तो ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है। चौड़ाई की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमने कई चौड़ाइयों के बेड्स भी बना के देखा, बट प्रैक्टिकली जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स और लेबर ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से हम आसानी हमें काम करने में होती है या खाद बनने में होती है, तो लगभग 4 फीट चौड़ाई के जो बेड्स होते हैं औसतन, वो एकदम बैलेंस्ड हैं कि हमें सबसे कम मेहनत लगे और सबसे एफिशिएंटली हमारी खाद का निर्माण हो। लंबाई इसमें आप अपने लैंड के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। हमारे कुछ फार्म्स पे 60 फुट 70 फुट के बेड हैं, 50 फुट के भी होते हैं, यहाँ पे हमने 25 फीट के लिए हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट के लिए इन बेड्स का डायमेंशन डिज़ाइन करें। चौड़ाई हम लगभग 4 फीट लेते हैं। तो हमारा अब माटी इंडिया फार्म में 4 फीट चौड़ा एक बेड हो गया और लंबाई इसकी लगभग 25 फीट हो गई। तो ऐसे ही लगभग हमने 4 बेड का यहाँ पर निर्माण करने की कोशिश करेंगे। अब हम 2 बेड, हमारा उनका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इनमें हम गोबर और वर्म्स का धीरे धीरे फेज वाइज करते रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो वो भी आपको दिखाएंगे। जी, अभी हम इसमें बेडिंग मटेरियल डालेंगे, जो नीचे हम कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि कोई भी वेस्टेज, जी नहीं, घास, कोई भी वेस्टेज नहीं, जैसे आपको हरी घास नहीं इस्तेमाल करनी। केचुए को हरी घास नहीं पसंद बहुत ज़्यादा। तो हमारी खाद केचुआ तो बनाता है, बट केचुए से भी ज़्यादा मुख्य भूमिका होती है जीवाणुओं की। तो प्राइमरी डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, और जो सेकेंडरी जो मेजर डिकम्पोजर है वो हमारा केचुआ होता है। और केचुए को हरी घास नहीं पसंद, हरे पदार्थ उसको नहीं पसंद। पहले उसको जीवाणु खाएंगे, और जीवाणु जब उसे खाएंगे फिर उसके बाद उसे केचुआ खाएगा। तो क्योंकि केचुए के दांत नहीं होते, उसका खाना मुलायम होना चाहिए। दूसरा, इसमें टैनिन और लिग्निन नाम के पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी हरी घास होती है, तो केचुए को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हम ब्राउन्स का यूज़ करते हैं, या भूरे रंग की जो पत्तियां होती है, घास हो गई, पराली हो गई, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे फार्म का वेस्टेज है, सारी घास हमने इकट्ठे करके रखी है। जी, आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा केचुए को अपने बच्चे छोड़ना पसंद है। तो जब हम बेड्स नए बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा केचुए की संख्या इसी ब्राउन मैटर में होती है, और वो इसको खाते भी हैं। और यही ब्राउन मैटर हमारा खाद में जाके ऑर्गेनिक कार्बन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप जब वर्मी कंपोस्टिंग करें तो प्लीज़ उसमें अगर आप ब्राउन मैटर का यूज़ करें, तो वो आपकी खाद की क्वालिटी के लिए और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा।
जी, अगर हम बेड की ऊंचाई की बात करें, हमने चौड़ाई और लंबाई की तो बात की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उस प्रजाति का केचुआ है जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहकर जैविक पदार्थ खाने में दिलचस्पी रखता है या काम करता है। तो हमें बेड की ऊंचाई, और मैं खुद अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से आपको बता रहा हूँ, मैंने अलग अलग हाइट्स के बेड बना के देखा, तो ये जो हमें पता चला कि बेड की हाइट हमें लालच में आके बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी। कई बार किसान सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा गोबर डालूंगा तो मुझे ज़्यादा खाद मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि केचुए को बहुत ज़्यादा ऊंचाई में ऊपर नीचे करने में इस प्रजाति के केचुए को दिक्कत होती है। किस प्रजाति के? ये हम आइसिनिया फेटिडा केचुआ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जो यहाँ करेंगे, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कुछ इसके मुख्य कारण इसकी टेम्परेचर वेरिएशन जो हमारे उत्तर भारत का होता है, इसे झेलने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। अन्य प्रजाति के केचुए कुछ थोड़े गर्म टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ थोड़े ठंडे पे काम करना पसंद करते हैं, परंतु ये केचुआ 5 डिग्री से लेके लगभग 45-50 डिग्री तक भी एफिशिएंटली काम करने की क्षमता रखता है। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा भोजन और कंपोस्टिंग में हमारी हेल्प करता है। इस प्रजाति का केचुआ हर 24 घंटे में लगभग अपने बॉडी वेट से दुगना जैविक पदार्थ खा के उसकी खाद बना सकता है। और उसके अलावा तीसरी सबसे मुख्य कारण है कि ये सबसे ज़्यादा इसका रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन रेट होता है, अगर हम सही तरीके से इसका ध्यान रखते हैं तो अपनी जनसंख्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। कितना प्रतिशत ग्रोथ होता है अगर हमने सही इसको? सर, मैंने अपने फार्म पे जो एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, मैं आपको बताऊं, लगभग 5 to 7 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 2 months इज़ व्हाट आई हैव डन। अच्छा, ये मैंने कर रखा है। तो वो 7 केचुए बना सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो और कहीं ज़्यादा केचुए बना सकता है। पर एक साइकिल में अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने आज बेड लगाया या आप आज बेड लगाते हैं और आपकी 3 से 4 महीने की अगर साइकिल चलती है, तो उस 3 से 4 साइकिल के बाद आप जो दोबारा बेड बनाएंगे, तो जो आज आपकी पॉपुलेशन है उससे कम 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा मैंने खुद कर रखी है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि हमारे 4 बेड के केंचुए हमारे मतलब 4 गुना बेड हमारे बन सकते हैं। आप बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। आपको मेहनत करनी है, मेहनत कर जी। और डबल तो सर आप ये मानिए कि आप एवरी साइकिल अगर आप ध्यान रखते हैं तो यू कैन गो एटलीस्ट डबल। पर जो हमने शुरुआत की, क्योंकि फिर आप अगर उससे 20 बेड बनाएंगे या 4 गुना बेड बनाएंगे तो फिर आपको 4 महीने का समय लगभग लगेगा। तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो हम उसे इफेक्टिवली मैनेज करते जाएं, जिससे हम अपनी खाद जो बनने का समय है उसे हम नीचे ले आएंगे। ठीक है जी। तो अब हम अपना पहला तसला डालेंगे, और ये डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई पत्थर प्लास्टिक का कण ना हो, और ये हम बीच में डालेंगे सारे तसले। आप जब लाएं तो इन तसलों को बीच में डालें। उसका कारण ये है कि एक यूनिफॉर्म शेप आती है। अगर हम अलग अलग जगह तसले डाल देंगे तो हमारी मेहनत बढ़ जाएगी और इस बेड का आकार सही तरीके से जो हमें चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम सारे तसले बीच में डालेंगे। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट बनने जा रही है, इसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है हमारी देसी गीर गायों का गोबर, और ये हम गोबर पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा करते आ रहे हैं और इसमें हमें पानी लगा दिया है। तो आप अगर इसका तापमान देखें, मैं हाथ डाल सकता हूँ इसमें और ये बिल्कुल ठंडा है। तो खाद बनाने के भी कई तरीके होते हैं, थर्मोफिलिक और थर्मोफोबिक प्रोसेसेस। एक तरीका वो होता है जिसमें खाद का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसमें गर्मी पैदा होती है, और ये जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इसमें हम गोबर को ठंडा रखते हैं। ये थर्मोफिलिक नहीं है और इसमें हीट नहीं जनरेट होती। इस प्रोसेस में बिल्कुल भी तापमान नहीं बढ़ता खाद का, क्योंकि इसमें हम केचुआ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो जीवाणु की संख्या है हमारी खाद में वो कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड में जैसे हमें रहना अच्छा लगता है वैसे ही और जीवाणुओं को विदेश में भी और हमारे देश में भी कुछ स्टार्टअप्स हैं अभी जो मैगेट्स को यूज़ करके ही या अलग अलग मक्खियों के लार्वा यूज़ करके खाद बना रहे हैं। और फिर वो जो, क्योंकि बहुत एफिशिएंट डीकम्पोजर है, अच्छा, तो इनसे डरना नहीं है। ये खुश होना है जी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, ये तब होते हैं जब हमारा गोबर ताज़ा होता है थोड़ा, और उसमें हल्की बहुत अगर हीट जनरेट होती है तो आप देखेंगे जब आप इसको ठंडा करेंगे, रोज़ पानी लगाएंगे तो ये कूद कूद के बाहर आ जाएंगे। इनको हीट पसंद है। हाँ, इन्हें थोड़ी गर्मी में रहते हैं ये। तसला यूं लेके यूं गिराते हैं, वैसे नहीं करना, नीचे से पूरा आपको थोड़ा नीचे से डालना है। तो पूरा छप जाए मतलब। हाँ, उसका कारण रोहित जी ये है कि जैसे गोबर है, अभी तो ये हमारा अच्छा गोबर है, बट कई बार थोड़ा पानी ज़्यादा होता है ना, वो जड़ हो जाएगी, चिपक जाएगी। हाँ,
तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ। अब ये तो एक है, इसके ऊपर मैं 2-3 तसले और डाल दूँ हाँ, तो वो ठोस हो जाएगा। तो ये ठोस हो जाएगा। ठोस है, समझ गया। तो बस कैंचुए को आराम नहीं मिलेगा। हाँ। तो अब ये हमारे बेड तैयार हो गए हैं और अब इन बेड्स में यश पूरा ये जो केंचुआ आ चुके हैं हमारे, इन केंचुओं का पूरा ट्रांसपोर्ट इनको यहाँ डाल देंगे और फिर इनकी एक कॉलोनी बनेगी। कैसे अब कार्यक्रम आगे होगा बताएं। मैं दिखाता हूँ आपको रोहित जी, आप इधर आए। ये देखिए, ये ऊपर ही जो है वर्म्स नज़र आने लगे हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो कौन सी वैरायटी आपने यश बताया था? आइसिनिया फटीडा रोहित जी। आइसिनिया फटीडा ये वैरायटी है जिसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में यहाँ पर किया जा रहा है माटी इंडिया फार्म्स में। ये देखिए, ये एडल्ट अर्थवर्म्स हैं। ये आपकी बॉडी पे इनको एक ऑर्गन दिखेगा, इसे क्लाइटलम कहते हैं। ये आपको दिख रहा बीच होगा। वाला। जी, बीच वाला। अच्छा, ये केंचुए के अंडे हैं। अच्छा, इससे हमें पता लगता है कि ये जवान केंचुआ है। जी, कि ये अंडे देगा आपके बेड। ये इसका अच्छा, अंडे देगा क्योंकि इसमें तो मेल फीमेल एक ही में होता है। जी, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, तो मेल फीमेल एक ही में होता है, परंतु इन्हें मेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक केंचुआ अकेले कभी अंडे नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको इसका अंडा भी दिख ही गया होगा। आई होप ये हाँ, दिख रहा ये है इसका नीचे आप ये देखेंगे येलोइश। जी। ये इसका एग है यानी अंडा है। तो जब ये फ्रेश होता है ये ग्रीन होता है, फिर ये हल्का ऑरेंजिश की तरफ जाता है, और जब ये अंडा मैच्योर हो जाता है, इसमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं, तब ये लाल हो जाता है। अच्छा, तो कितने दिन में बच्चे निकलते हैं इनमें से? इसमें से रोहित जी लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, 15 से 20 दिन। और एक अंडे से लगभग 4 से 5 केंचुए निकल के आते हैं। तो ये तो हमारे बड़े केंचुए हो गए, साथ ही में आपको कल्चर में बहुत सारे छोटे छोटे केंचुए भी दिखेंगे। ये देखिए, अभी देखिए ना, पूरे मिट्टी में केंचुआ ही केंचुआ भरा है। जी, इसमें थोड़ी गोबर है, थोड़ी इसकी पराली है, थोड़ी इसमें खाद है। तो ये हमारा अर्थवर्म्स का कल्चर है। जी, तो इसको अभी हम बेड्स पे डालेंगे। अच्छा। और फिर हम इसको ढक के इस पे पानी लगाएंगे, फिर वर्म्स हमारे नीचे उतर जाएंगे। ये कार्य धूप में करना जरूरी होता है, क्योंकि हम देखिए, अब मैं इसको बेड्स पे डालूंगा। हाँ, तो एकदम नीचे चले जाएंगे। जी, हम टेस्ट कर लेंगे। जी। अगर केंचुआ नीचे उतर गया मतलब हमारा गोबर ठीक है। अगर केंचुआ नीचे नहीं उतरा या किसी कारणवश नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आ गया, तो मतलब उसका भोजन अभी तैयार नहीं है। हमें इसमें पानी लगाना है। लेकिन जाने लग गया वो। जी, अब ये देखेंगे आप। जाने लग गया। जी जी। अब देखिए, गौर से देखिए, आपको लगेगा कि केंचुए अपने काम में जुट चुके हैं। धरती के इंजीनियर, धरती के कारीगर, धरती के कुछ भी कह लीजिए आप, इनके मजदूर, ये सब अपने काम में लग गए। नीचे ज़मीन पर जाने लग गए। गोबर अब इनका भोजन इनको मिलने लगेगा धीरे 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 धीरे। आप देखें कुछ ही सेकंड्स में ये अंदर जाने लग जाएंगे। ये देखिए, धीमे 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 चले गए सारे। एक चले गया, एक अभी थोड़ा सा ऊपर है, अभी वो भी चला जाएगा। एक पूरा बाकी चले गए, एक ये भी लगभग चला जाएगा, ये भी चला गया, और वो भी अंदर चला गया दोस्तों। तो देखिए, ये इसका मतलब उसको ये कल्चर, ये माहौल, ये वातावरण पसंद आ गया। जी। अच्छा, कुछ तो टाइम बाद आपको ये खाद, हाँ, ये सौंधी खुशबू जो है, जी जी, मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये रेडी हो जाएगी। तो ये यश आपके फार्म की बनी हुई खाद है? जी, ये हमारे फार्म की बनी हुई खाद है। तो दोस्तों, ये है फर्टाइल बीघा की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऑल पर्पस प्लांट फूड। देखिए, ये है कितने। सर, इसमें एक और चीज़ है, बाय द हैप्पीएस्ट अर्थवर्म्स। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इफ यू हैव द हैप्पीएस्ट काउज एंड द हैप्पीएस्ट अर्थवर्म्स, तो आपकी सबसे खुशहाल मिट्टी होगी। एंड आई थिंक माटी इंडिया या फर्टाइल बीघास दोनों मिट्टी पे काम करना चाहते हैं। तो ये कितने किलो का बैग है? सर, ये 5 केजी का 5 केजी का बैग है। वाह, ग्रेट। तो दोस्तों, अगले कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पर इसी क्वालिटी का, हम समझ रहे हैं कि ऐसी ही क्वालिटी सर आपकी और अच्छी होगी। आप तो देसी गाय इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद देसी गाय का असर हमें मिले। बिल्कुल 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 सर। तो ये पहला बैच, पहले 2 बेड तैयार हो चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने वर्म्स प्लांट कर दिए हैं। अब इनको हम पराली से ढक रहे हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर मिलता रहे
जी। ये यही मकसद है पराली डालने का या कुछ और मकसद भी होता है? तो रोहित जी, जैसा कि आपने देखा केचुआ नीचे उतर गया, तो केचुए नीचे उतरने का एक कारण ये भी था, इन्हें रोशनी नहीं पसंद। अच्छा। ये रात में ऊपर आते हैं, अपना काम करते हैं, तो रात के जीव हैं, दिन में ये काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, तो इन्हें रोशनी नहीं पसंद बिल्कुल भी, अल्ट्रावायलेट रेज इनको बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हम पराली का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बेड्स ढके रहें। दूसरा, इसमें मॉइस्चर रिटेन रहे जब हम पानी लगाएंगे, और तीसरा, हमारी खाद का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। तो अब हम ये करने के बाद सावधानियां क्या बरतनी होंगी, ये आखिरी क्या क्या करना होगा इतने दिनों में? तो हमें जो सावधानियां बरतनी है, हमारे बेड में गर्मी नहीं पैदा होनी चाहिए, बेड्स गर्म नहीं होने चाहिए, ठंडे रहने चाहिए, एक्सपोज्ड या खुले नहीं होने चाहिए कहीं से, और उसके अलावा बस सर, आई थिंक गर्मी नहीं होनी चाहिए, वर्म्स हमें हेल्दी दिखने चाहिए। मतलब हमें इसमें पानी का छिड़काव करना होगा? इसमें हमें पानी का छिड़काव करना होगा तब तक जब तक साइडों से पानी बाहर ना आ जाए शुरुआत में। जी, क्योंकि गोबर काफ़ी ज़्यादा पानी सोखता है, तो हमें तभी पता चलेगा कि पानी नीचे तक पहुंच गया। उसके साथ साथ कुछ अगर इसमें गैस बन रही होगी तो वो गैस भी बाहर आ जाएगी, पानी नीचे जैसे पानी जाएगा तो गैस ऊपर आ जाएगी। और उसके लास्ट थिंग कि वो सॉफ्ट हो जाएगा हमारा मटेरियल, तो केचुए के क्योंकि दांत नहीं होते तो उसे इसको खाने में आसानी होगी। तो ये आज एक कंप्लीट हमने बेड लगाने तक का आपको पूरी जानकारी दी है, शुरुआत में बेड बनाने से लेकर उसमें वर्म प्लांट करने तक की जानकारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी कोशिश हमारी पसंद आई होगी और आप माटी इंडिया और फर्टाइल बीघा यश को उनके सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। एक बहुत ही जोशीले युवा और बहुत ही यूनिक काम करने वाले कृषि में, ऐसा युवा आपको इस पूरे देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे यश जैसे सोच के रखने वाले। तो यश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे प्रकल्प पर अपना गाइडेंस देने के लिए और एज ए मेंटोर काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है हम और लोगों को प्रेरित कर पाएँ और खेती के व्यवसाय में या खेती के एक लाइफस्टाइल में और लोग आएँ, बिकॉज़ हमारी धरती को, हमारे देश को, और हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम किसान से कैसे जुड़े हैं। हम खेती से, लोगों को लगता है कि हम खेती से नहीं जुड़े, परंतु हर एक जीव जंतु या हर एक इंसान जो भोजन खा रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, वो खेती से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम आज खेती से नहीं जुड़े तो कल हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल फर्टाइल बीघा की आप कैसे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं वो दे दूंगा, आप वहाँ जाके सारी डिटेल ले सकते हैं और इन्हें इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।